Hello and Jai Hind everyone. Welcome back to our YouTube channel The Defense Guide. And today in this video we are going to cover cell, which is a very important topic when we talk about biology. और आपको पता है आपके एनडीए में बायोलॉजी से लगभग 9 से 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं और अक्सर सेल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. राइट, इन दिस होल वीडियो वी आर गोइंग टू कवर all the important points of cell, whether they are prokaryotic or eukaryotic cell, animal cell or plant cell, and all the cell organelles, क्योंकि cell organelles से questions बहुत ज़्यादा बनते हैं. Also DNA and RNA पे भी questions देखने को मिले हैं, ठीक है. And after discussing all the cell organelles, I will also show you the previous year questions, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वी गेट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस आते थे एग्जाम में. तो आप देखोगे कि ऑर्गेनल्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड और हर साल क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आपके एनडीए में इससे क्वेश्चंस आते हैं. तो मेक श्योर कि आप एंड तक वीडियो को देखें, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी किए हैं. गॉट इट? सो आफ्टर कवरिंग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू वुड बी डन विद दिस टॉपिक. जिन्होंने टॉपिक पहले से पढ़ रखा है, एक बार क्वेश्चंस देख रहे हो कितने सारे आ रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं. सो ऑल द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड आई हैव अटैच्ड विद दिस पीडीएफ, ठीक है. इस पीडीएफ में अटैच्ड है और अगर आपको इस पीडीएफ की लिंक चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है. टेलीग्राम चैनल पे प्लीज़ फॉलो कर लो हम लोगों को, और टेलीग्राम पे भी यही नाम है द डिफेंस गाइड चैनल का. एंड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अबाउट सेक्शंस में भी लिंक मिल सकती है आपको चैनल की, ठीक है. सो दैट आप ये पीडीएफ लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर करें. एंड ऑल्सो जितना भी कंटेंट है इसका वो भी आपको उस पीडीएफ में इजीली मिल जाएगा. नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. बात करते हैं सेल की. जैसा कि हमने इससे पहले टिश्यू चैप्टर कवर किया है, ठीक है. उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो छोटे छोटे सेल से मिल करके बनते हैं. इस सेल को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, डिस्कवर मतलब किसी ने जिसने इस पे ध्यान दिया, वो थे रॉबर्ट हुक. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, प्लीज रिमेंबर दिस नेम. इन्होंने सबसे पहले एक ट्री के अंदर उसका जो बार्क होता है, ठीक है, जो उसको कट करके बार्क था, उस कॉर्क स्लाइस में उन्होंने देखा. और उनका माइक्रोस्कोप इतना एडवांस नहीं था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था. तो उसमें उन्होंने सेल को देखा और वो जो सेल्स उन्होंने देखे ना वो डेड सेल्स थे, बट थे तो सेल ही ना, डेड सेल्स थे, बट उन्होंने उसको देखा. आफ्टरवर्ड्स इस पर फिर धीरे धीरे करके काफ़ी लोगों ने काम करना शुरू किया, जैसे कि जो एंटन वैन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नोटिस किया सेल को. एक पॉन्ड वाटर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल को नोटिस किया और इनका जो माइक्रोस्कोप था थोड़ा इंप्रूव था, इसलिए इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा. देन देयर इज अनदर 2 साइंटिस्ट जिनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. एक थे बॉटनिस्ट और एक जूलॉजिस्ट, स्क्लेडन एंड स्क्वान, जिन्हें क्रेडिट किया जाता है सेल थ्योरी को देने के लिए. सो दे पुट फॉर द सेल थ्योरी in which Scladen said that all the plants are made up of cells and Schwann said all the animals are made of cells. उन्होंने एनिमल्स में बताया, उन्होंने प्लांट्स में बताया तो सेल ही ना, ठीक है. नाम आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे स्क्वान जो है वो स्वान एक बर्ड है जिसकी तरह साउंड कर रहा है ना, स्वान. तो जो स्वान होता है उसकी तरह, तो स्वान एनिमल से रिलेटेड हो गया और स्क्लेडन प्लांट से रिलेटेड हो जाएंगे. फिर इन दोनों ने ही सेल थ्योरी को 1838-39 में दिया. उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट नाम इसमें है रुडोल्फ वर्शो का. इन्होंने एक लाइन बोली थी कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, दैट मीन्स कि ऑल द सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. पहले से कोई सेल एग्जिस्ट कर रहा है, उसी के बाद ही और सेल्स आते हैं. ये इन्होंने थ्योरी दी, क्योंकि आपको भी पता है सेल डिवाइड करते हैं तो उससे 2 सेल्स, फिर ऐसे सेल मल्टीप्लाई करते हैं, तब ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. तो इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और कहा कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. दीज वर सम इंपॉर्टेंट नेम्स, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये नेम, इसलिए मैंने आपको बता दिया. अब सीधे देखते हैं सेल के टाइप्स में. तो सेल को हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक से आप याद रखो, जो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि जो इतना एडवांस नहीं है वो प्रिमिटिव. तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है. कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, तो उनमें प्रिमिटिव, नॉट वेरी एडवांस न्यूक्लियस, फालतू नहीं, बट इतना ज़्यादा एडवांस न्यूक्लियस नहीं होता है उनके अंदर, तो वो प्रोकैरियोट्स होते हैं. और वहीं यूकैरियोट्स में एडवांस न्यूक्लियस होता है. सो यू कैन से कि मेम्ब्रेन कवर्ड, अच्छा खासा मेम्ब्रेन से कवर्ड एक न्यूक्लियस किसमें होता है, यूकैरियोट्स में. दे हैव अ वेल, जैसे ये यूकैरियोटिक सेल है तो दे विल हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. इनका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा जो कि मेम्ब्रेन से ऐसे
बाउंड रहेगा। वहीं पे जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स जो सेल होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन ही नहीं होता है, उसमें कुछ इस तरीके से बस पड़ा होता है वो बीचों बीच में सेल के इस तरीके से, देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अब कुछ तो नाम देना पड़ेगा, न्यूक्लियस तो इनका अच्छा है तो इन्होंने उसको न्यूक्लियोइड नाम दे दिया कि ऐसे पड़ा रहता है इसमें जेनेटिक मटेरियल, इनका न्यूक्लियस ऐसे बीचों बीच में। ऐसे आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को याद रख सकते हो। अब इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये इतना एडवांस है नहीं, तो इसमें जो ऑर्गेनल्स होंगे यानी जो सेल्स में छोटे छोटे और पार्ट्स होंगे, जो और ऑर्गेनल्स होंगे, उनमें भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो भी ऐसे इसी तरीके से रहते हैं। और यूकैरियोट्स में अच्छे खासे मेम्ब्रेन्स के साथ ऑर्गेनल्स होते हैं, उनकी मेम्ब्रेन होती है अच्छी खासी डेवलप्ड, उसके साथ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। इनका जो डीएनए होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है और सिंगल क्रोमोसोम ही देखने को मिलता है। सिंगल मतलब एक ही क्रोमोसोम इस तरीके से सर्कुलर शेप में पड़ा रहता है। जैसे न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड के बीच में ही होगा यहाँ कहीं इनका डीएनए, तो ऐसे ऐसे पड़ा रहेगा जेनेटिक मटेरियल, एक सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए मिलता है। बट यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए मिलता है और उसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलते हैं, इस तरीके से लीनियर रहता है स्ट्रेट टाइप में और मोर देन 1 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी एडवांस है ये। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरियाज में आपको देखने को मिलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, और जितने अदर सेल्स हैं लाइक ऑल द प्लांट्स, फंगाई, एनिमल्स, इन सब में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जैसे कि हम सब में यूकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स छोटे होते हैं थोड़े, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं बिगर होते हैं। इनका साइज मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ऑल्दो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। और प्रोकैरियोट्स एग्जाम्पल देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया बैक्टीरिया, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, सियानो बैक्टीरिया, जिसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, सियानो बैक्टीरिया, ये सब के सब प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं। आफ्टरवर्ड्स वी विल सी two most important cells which is animal cell and plant cell. So animal cell and plant cell जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उन्हीं को हम लोग देखने जा रहे हैं कि वो क्या होता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है आपके एग्जाम में। एनिमल सेल यानी कि एनिमल्स के अंदर जो सेल होता है जो कि स्मॉल साइज का होता है, एनिमल सेल का स्मॉल साइज होता है। वहीं पे जो प्लांट सेल्स होते हैं उनका जो साइज होता है सेल का लार्जर होता है। एनिमल सेल की इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि उनमें सेल वॉल नहीं होता है, देयर इज नो सेल वॉल, बस ऐसे है। बट प्लांट सेल में एक सेल वॉल भी होती है, एक सेल वॉल भी होती है। आपको याद रखना पड़ेगा कि जो प्लांट्स होते हैं एक तो मूव कर नहीं पाते हैं तो उनको ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है, ऐसे बस याद कर सकते हो। तो दे हैव अ सेल वॉल बट एनिमल सेल डू नॉट हैव इट। एंड एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो आपको जनरली सेंटर में देखने को मिलेगा, बट प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो जनरली साइड में रहता है, इट इज ऑन दी साइड। और एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। वैक्यूल्स वो जो सैक्स होते हैं जिनके अंदर आपको फूड स्टोरेज या फिर न्यूट्रिएंट्स या और भी सब्सटेंस स्टोर करने के लिए जगह होती है, उनको वैक्यूल्स कहते हैं। तो वो वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं, बट प्लांट सेल में एक जनरली एक बड़ा सा वैक्यूल आपको देखने को मिलेगा, एक बड़ा वैक्यूल देखने को मिलेगा, मेजरली 1 बिग वैक्यूल। एनिमल सेल न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, बट प्लांट सेल न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज करते हैं, क्योंकि ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, ये लोग खुद की न्यूट्रिएंट्स सिंथेसाइज कर पाते हैं, राइट। एंड एनिमल सेल do not have plasmodesmata but plant cell has plasmodesmata। plasmodesmata होता है कि दो सेल्स के मतलब एडजेसेंट सेल्स के बीच में एक चैनल जो कि मटेरियल्स को ट्रांसफर करे, उसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं उस चैनल को, ठीक है। तो वो एनिमल सेल में देखने को मिलता है। जैसे कि हमने प्लांट टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ा था, तो जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं वो क्या करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ना चीज़ों को, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को, फूड एंड वाटर को एक सेल से दूसरे सेल में, या फिर उनको दूर दूर तक जाना होता है। तो इसलिए जो चैनल होता है ट्रांसफर करने का मटेरियल का, प्लाज्मोडेस्माटा, वो आपका प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, या सॉरी यूकैरियोटिक नहीं, प्लांट सेल में, नॉट इन एनिमल सेल। गॉट इट। सो विद दिस वी आर डन विद एनिमल एंड प्लांट सेल। यहाँ पे एक बार ऐसे आप एनिमल और प्लांट सेल को देख लेना कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में देखने को मिलेंगी बट प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलेंगी। वैसे ही कुछ ऐसी चीज होती है जो आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा बट एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगा, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसको आपको ध्यान में देना। और कुछ चीजें होंगी कि जो दोनों में देखने को आपको मिल जाएंगी, ठीक है, और जैसे लाइसोसोम दोनों में देखने को मिल जाएगा आपको, तो और ठीक है राइबोसोम दोनों में देखने को मिल जाएगा आपको। तो आपको देखना है कि कौन कौन सी चीज दोनों में है और कौन सी चीज दोनों में नहीं है। गॉट इट। अब हम थोड़ा सा प्लांट और एनिमल सेल के बाद ऑर्गेनल्स को सबसे पहले पढ़ते हैं। जब हम ऑर्गेनल्स को पढ़ रहे होंगे उस वक्त देखते जाएंगे कि कौन से ऑर्गेनल प्लांट सेल में है और कौन से नहीं है। सेल जो है एक मेम्ब्रेन के अंदर होगा ना इस तरीके से,
तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसका जिस टर्म को कॉइन किया था नगेली एंड क्रैमर ने। इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है आउटर बाउंड्री होती है सेल की, और एनिमल्स में ये आउटर बाउंड्री होती है। एनिमल्स में आउटर बाउंड्री होती है। क्यों आउटर बाउंड्री होती है? क्योंकि उनमें सेल वॉल तो होता नहीं है, तो आखिरी बाउंड्री यही होगी। बट प्लांट सेल में जो होता है ये इनर बाउंड्री होती है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है। दिस एक्ट्स लाइक अ इनर बाउंड्री फॉर देम। अब देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन बनता किससे है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनता है प्रोटीन्स एंड लिपिड से, ठीक है। एंड उसमें कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप्स भी अटैच्ड होते हैं, प्रोटीन, लिपिड्स, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप्स भी उसमें अटैच्ड होते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन में। और जो सेल मेम्ब्रेन का बीच का पार्ट है ना, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। फ्लूइड कंटेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म एंड इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स। जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं इसी साइटोप्लाज्म में ऐसे स्प्रेड होते हैं। आप ऊपर देखो ना, इसमें यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये सब ये है साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं वो ऐसे इम्बेडेड हैं। गॉट इट। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन में आपको पता है सेल मेम्ब्रेन फिर प्लांट एनिमल दोनों में ही होगा, इतना तो याद रखिएगा, ठीक है। Now, one very important characteristic of cell membrane is that it is semi-permeable, that is, it is selectively permeable. ये कुछ materials की entry and exit को permit करता है सेल के अंदर की, आ जाओ चले जाओ, बट कुछ को prevent भी करता है, इसीलिए selective करता है, selective है ये। तो it is semi-permeable, not wholly permeable कि चलो सब लोग अंदर आ जाओ या सब चले जाओ। It is semi-permeable, याद रखना सेल मेम्ब्रेन semi-permeable होती है। और एक मॉडल है जिसे कहते हैं फ्लूइड मोसैक मॉडल, जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था। उन्होंने इसमें बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो मतलब दिखती कैसी है, बनी किससे होती है। तो फ्लूइड मोसैक मॉडल में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर्स। दो लिपिड्स की बाइलेयर होंगी जिसे हम कहते हैं फोस्फोलिपिड बाइलेयर्स, ठीक है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर्स, जिसमें जैसे ये हो गया आपका फोस्फोलिपिड, ये जो होता है इसी की दो लेयर्स होती है, मतलब एक ऊपर भी होगी और एक नीचे भी होगी। इस तरीके से यहाँ पे देखो अरेंज्ड है। ये फोस्फोलिपिड की दो लेयर्स होती हैं जिसमें एक हेड होता है और उसमें एक टेल होता है। तो जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब इट इज वाटर लविंग, तो वो बाहर की तरफ है, वाटर लविंग। और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर नॉट लविंग, वाटर से वो दूर भागता है, जो कि टेल होगी। तो जो टेल हो गई उनकी वो हाइड्रोफोबिक होती है, इसी से बना होता है। यही हमारा स्ट्रक्चर है किसका, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पे, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ द एनिमल्स एंड प्लांट सेल एज आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही होती है, ठीक है। और इसके अंदर आप देखो कैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि प्रोटीन एंड लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप्स होते हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स ये देखो इम्बेडेड है, उसके अंदर ये आपको कोलेस्ट्रॉल भी दिख रहा है, ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स, और ये देखो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप भी यहाँ पे ऐसे अटैच्ड है, तो कार्बोहाइड्रेट की चेन भी है। तो इन सब से मिलकर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। गॉट इट। नाउ वी विल मूव टू द सेल। तो जो सेल वॉल होती है सिंस इट इज इन प्लांट्स ओनली, तो आप देख लो कि जो प्लांट्स होंगे उनमें कहाँ सेल वॉल आपको, उनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनती है। तो जो प्लांट्स हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनती है, ठीक है। और जो फंजाई है, फंजाई का जो वो होता है सेल वॉल वो चिटिन से बनता है। और जो बैक्टीरिया है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं पहले कि प्लांट्स का जो सेल वॉल है किससे बनता है, या फंजाई का किससे बनता है, या बैक्टीरिया का किससे बनता है, ठीक है। सेल वॉल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, अभी इनका नाम हमने सुना था ना। इन्होंने तो सबसे पहले सेल को देखा था, डेड सेल्स के अंदर कि सेल्स होते हैं, तो इन्होंने सेल वॉल को देखा था। एंड सेल वॉल का काम क्या होता है, बेसिकली ये शेप्स प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल डैमेज से सेल को या किसी इन्फेक्शन से, ठीक है, क्योंकि ये आउटर बाउंड्री होता है प्लांट सेल का, दैट्स व्हाई। ओके, आफ्टर सेल वॉल वी गो टू न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस जो होता है आपको बताया प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है ना। तो फिर क्या होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने के लिए, न्यूक्लियोइड, कुछ तो नाम रखेंगे उसका, तो उसका नाम न्यूक्लियोइड है, क्योंकि वहां पे एब्सेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो एक बहुत ही इरेगुलर शेप का ऐसा रीजन होता है जिसको न्यूक्लियोइड कह देते हैं, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है इन प्रोकैरियोट्स। तो न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, गॉट इट। एंड न्यूक्लियस ऑब्वियसली प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, दोनों में ही होगा, ठीक है, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि ये सेल का ब्रेन होता है, सारे फंक्शंस यही करवाता है। सेल का रिप्रोडक्शन कैसे होगा, यानी सेल डिवाइड कैसे होगा सेल में, और ऑर्गेनल्स की कैसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से पास ऑन होती है। और ये इंपॉर्टेंट फीचर है सेल मेम्ब्रेन का कि ये डबल मेम्ब्रेनस होती है। इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसके पास एक मेम्ब्रेन से काम नहीं चलेगा, इसको चाहिए डबल मेम्ब्रेन, इसको चाहिए दो मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन्स
जो है होती हैं किसके पास, न्यूक्लियस के पास, डबल मेम्ब्रेनस होता है। और आपको जैसे मैंने बताया कि एनिमल सेल में सेंटर में मिल जाएगा देखने को, और प्लांट सेल में जो है साइड में देखने को मिल जाता है आपको न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोलस होता है। ये एक इंपॉर्टेंट नया वर्ड आया है, आफ्टर न्यूक्लियोइड वी गॉट अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड रिलेटेड टू न्यूक्लियस व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अब जो न्यूक्लियस होता है, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ये आपका न्यूक्लियस हो गया, अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, इसका नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर भी होता है न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियस में ये भी आपको देखने को मिलता है। गॉट इट। नाउ जो सेल के अंदर जो डीएनए है, डीएनए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं डीएनए पे। तो डीएनए थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं, जिसकी डिस्कवरी फ्रेडरिक माइशर ने की थी। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर सेल डिविजन और पास ऑन करने के लिए ऑफस्प्रिंग्स में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, सो दैट दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस। तो दे रेप्लिकेट ड्यूरिंग सेल डिविजन। जब भी सेल डिविजन होता है तो वो रेप्लिकेट करते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर ना डबल हेलिकल होता है, ऐसे इस तरीके से डबल हेलिक्स होती हैं उसमें, इस तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और ये बताया किसने था? वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने इस चीज की डिस्कवरी की थी। इनका स्ट्रक्चर ऐसा है। इसमें आप देखो ऐसे बेस पेयर्स होते हैं आपस में, दो होंगे, एक पेयर बनाते हैं हम लोग। बेस पेयर आपस में कनेक्ट करते हैं एंड दे मेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। नाउ वी विल लुक इनटू डीएनए आरएनए अ लिटिल मोर। डीएनए जैसे आपको मैंने बताया कि इसके अंदर पहले तो उसका नाम आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता है। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबो शुगर है, इसलिए इसका नाम ये है, और आरएनए के अंदर राइबो शुगर होता है, इसलिए इसका नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। फंक्शन क्या है डीएनए का? अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रखना और पास ऑन करना। और आरएनए का क्या होता है? मेनली प्रोटीन का सिंथेसिस करना। बहुत सारे वैसे फंक्शंस होते हैं कि ये मैसेंजर आरएनए की तरह काम करता है। राइबोसोमल आरएनए यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में, ट्रांसफर आरएनए यानी कि रेप्लिकेशन में जब इंफॉर्मेशन पास करनी होती है, बहुत सारे काम इसके होते हैं, बट मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में ये काम आता है। डीएनए के जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, अभी मैंने ऊपर आपको बताया ना, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो बेस अटैच होता है डीएनए में, जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं 4 होते हैं। चारों के नाम आप याद कर लो, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। वहीं पे जो आरएनए के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं उसमें भी एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन होता है, बट यूरासिल जो है थाइमिन की जगह पे प्रेजेंट होता है। ये याद रखना है कि टी की जगह पे यू प्रेजेंट होता है आरएनए में। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि STU, अल्फाबेटिकली टी के बाद यू आता है, तो ऐसे ही डीएनए में टी जो होगा थाइमिन, और उसकी स्पेस ले लेता है आरएनए में नया कोई चीज जिसका नाम है यूरासिल, ठीक है, नया बेस यूरासिल। और बॉन्ड्स ये लोग इस तरीके से बनाते हैं। ऑल दो बॉन्ड्स पे क्वेश्चंस आया नहीं है। जो थाइमिन है, जैसे कि मान लो ये थाइमिन है, तो इसका बॉन्ड बनेगा एडेनिन से ही बनेगा, ठीक है, एडेनिन और ये डबल बॉन्ड शेयर करेंगे। और जो ग्वानिन है, ग्वानिन किसके साथ, मान लो ये ग्वानिन है, तो ग्वानिन किसके साथ शेयर करेगा? साइटोसिन के साथ, GC, ट्रिपल बॉन्ड शेयर करेगा। वैसे ही आरएनए में भी ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड शेयर करेगा C के साथ, बट जो यूरासिल है वो रिप्लेस हो जाएगा टी की जगह, मतलब वो रिप्लेस कर देगा टी को, यूरासिल रहेगा एडेनिन के साथ। तो ये आप याद रखना इंपॉर्टेंट कि थाइमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है। गॉट इट। उसके बाद आगे देखो तो ये है कि जो डीएनए होता है वो कभी भी अपनी न्यूक्लियस को नहीं छोड़ता, इट कैन नॉट लीव इट्स न्यूक्लियस। जो आरएनए है वो न्यूक्लियस को छोड़ करके चला जा सकता है, बट डीएनए हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही देखने को आपको मिलेगा। ये इसकी इंपॉर्टेंट फीचर है। गॉट इट। और थोड़ा सा और देख लो, जो डीएनए होता है वो बनता किससे? डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए खुद एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर के बना है, ठीक है। वो जो सब यूनिट्स है उन्हीं को मोनोमर कहते हैं, ठीक, आप उसे मोनोमर कह सकते हो कि एक यूनिट मोनोमर, इससे मिल के ऐसे डीएनए बना है, क्योंकि डीएनए से डबल हेलिकल है ना। और वो जो मोनोमर है वो है न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है एक बार देख लो, फिर डीएनए खत्म हो जाएगा आपका। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ 3 थिंग्स। क्या क्या? नाइट्रोजनस बेसिस जो भी आपने पढ़े, पेंटो शुगर, ठीक है, पेंटो शुगर होता है, और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है इसमें, ठीक। एंड न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड बाय फॉस्फोरिलेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। यानी एक और आपका कंपाउंड है न्यूक्लियोसाइड, उसका जब फोस्फोरिलेशन हो जाता है ना तब न्यूक्लियोसाइड बनता है। अब फोस्फोरिलेशन क्या होता है? फोस्फोरिलेशन का मतलब होता है जब फोस्फेट ग्रुप आकर के ऐड हो जाता है।
देखो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस रहेगा, पेंटोस शुगर भी रहेगा, बट फोस्फेट ग्रुप जैसे ही इसमें ऐड हो जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है और हम क्या करते हैं, टाइड की तरह चौक जाते हैं। चौक गए, क्यों चौक गए? क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में एक चीज ऐड हो गई, और ऐड क्या हुई है? फोस्फेट, यानी कि फोस्फोरिलेशन हुआ है। ठीक है, सो न्यूक्लियोसाइड इज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि वही आगे जाकर के बड़ा न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। जो न्यूक्लियोसाइड था वो स्लाइटली बेसिक नेचर में होता है, बट न्यूक्लियोटाइड एसिडिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फोस्फेट ग्रुप आकर के ऐड हो गया है। ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के, आप यही मत याद रखो, बस इतना आपको यहाँ याद रखना है, डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है, डीएनए क्या क्या होता है, उसके बेसिस और उसका शेप, और किसने डिस्कवर किया वो शेप। गॉट इट? नाउ वी आर डन विथ डीएनए। अब एक छोटी सी थ्योरी थी सेंट्रल डोग्मा, इसको आप देख लो। सेंट्रल डोग्मा ये कहता है, जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लो कि कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है हमारे अंदर, उसको एक्सप्लेन करता है सेंट्रल डोग्मा। कि मतलब डीएनए से आरएनए में पास ऑन होगा, आरएनए फिर जाकर के प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक्सप्रेशन होता है। जब डीएनए का कोई सेगमेंट कॉपी होता है ना, कॉपिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट, इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो वो कॉपी होकर के इस तरीके से आरएनए में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड, और आरएनए ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। आरएनए ट्रांसलेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहेंगे कि प्रोटीन का सिंथेसिस कौन कर रहा है? आरएनए। सो डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, जो कि आगे चीजों को गाइड करेगा। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो फ्लो करता है। कभी कभी आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी करता है, मतलब आरएनए से डीएनए बन जाता है। ठीक है, उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं, वो भी होता है। ठीक है, तो ये हमने सेंट्रल डोग्मा कर लिया। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है क्रोमोसोम्स। क्योंकि क्रोमोसोम्स एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, क्रोमोसोम थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम आपका सेल हो गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे आपका न्यूक्लियोलस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक क्रोमैटिन थ्रेड ऐसे कुछ देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? क्रोमैटिन थ्रेड। उसी क्रोमैटिन थ्रेड में ही आपके क्रोमोसोम्स, ठीक है, इंटैंगल्ड होते हैं, उसके अंदर ही होते हैं। क्रोमोसोम ऐसे जनरली सेल में आपको दिख नहीं जाएंगे कि ये रहे क्रोमोसोम, देख लो, क्रोमोसोम ऐसे नहीं दिखते, वो क्रोमैटिन थ्रेड्स में होते हैं। बट जब सेल डिवीजन होने वाला होता है ना, व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, तब आप वो क्रोमोसोम इस तरीके से फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब सेल डिवाइड होने वाला है, तब आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिल जाएंगे। वरना जनरली होता ये है कि जो आपका डीएनए होता है, आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो एक प्रोटीन के साथ, जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, इस प्रोटीन के साथ मिल करके क्रोमैटिन थ्रेड्स बना लेता है। जैसा मैंने ये शो किया आपको, यहाँ पे ऐसे क्रोमैटिन थ्रेड्स, वो क्रोमैटिन थ्रेड्स जो है, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो वो क्रोमोसोम्स में कंडेंस हो जाते हैं। अदरवाइज ऐसे क्रोमैटिन थ्रेड्स में ही आपका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 22 आपके ऑटोसोम्स होते हैं, और एक आपका होता है जो मेल फीमेल में अलग होता है, जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, तो 22 + 1 पेयर, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट? नाउ विद दिस वी आर डन विथ दिस टॉपिक ऑफ न्यूक्लियस और उसके कंपोनेंट, जो कि डीएनए, आरएनए और जो है न्यूक्लियोटाइड देख लिया हमने, क्रोमोसोम देख लिया हमने। अब हमें आगे पढ़ना है थोड़े से और आपके सेल ऑर्गेनल्स, बट ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है, तो उन सेल ऑर्गेनल्स को मैं पार्ट 2 में कवर करूंगी, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि आप छोटे छोटे डोजेज में देखें इसको। बस 3 से 4 और सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगी आपके साथ। इसको कवर करके टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, फिर क्वेश्चंस को देखेंगे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो जाए। आप 2 पार्ट्स में इस वीडियो को देख लो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और पार्ट 2 में सेल का जो चैप्टर है मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, और देखना एग्जाम में पक्का से इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो मैं शॉक थी कि इतने सारे क्वेश्चन कोई कैसे पूछ सकता है, इतने सारे क्वेश्चन सेल पे। तो सेल इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप उसे मिस करके मत जाओ, क्योंकि उससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। गॉट इट? नाउ विद दिस आई एम एंडिंग द लेक्चर। आई होप टू सी यू इन द सेकंड पार्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।